अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ओहदा संभाला तो मदीना की रियासत का तस्वुर सामने लेकर आए। अब भी उसी की बात करते हैं। मुल्क को रियासत मदीना की तर्ज पर तब्दील करने की बात करते हैं, जहां हुकूमत की तरजीह अवाम की फलाह बहबूद हो, जहां इंसाफ आम हो, जहां कोई मजलूम इसलिए इंसाफ से महरूम ना रह जाए कि वो कमज़ोर है, वो डर से दबाव में आकर या थक हार कर इंसाफ मांगने से पीछे ना हट जाए, इंसाफ का तकाजा करना ना छोड़ दे, हालात के आगे कमज़ोर ना पड़ जाए। आज इस मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट में, नज़रिए में जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान देते हैं, एक केस का फैसला सामने आया है जिस पर वज़ीर आज़म की मदीना की रियासत का बाशऊर शहरी हैरान है और सवाल कर रहा है कि क्या यह इंसाफ है? क्या रियासत मदीना में इंसाफ इस तरह होता था? वो केस सानह साहिवाल का है जिसमें सीटीडी एहलकारों ने साहिवाल के करीब जीटी रोड पर एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में खलील नामी शख्स, उसकी अहलिया, बेटी और मोहल्लेदार ज़ीशान जाँ बहक हुए और मकतूल खलील के 3 बच्चे जख्मी हुए। इस वाक़े की कई वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि किस तरह सीटीडी एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। ये वाक़या रवा साल 19 जनवरी को पेश आया। 9 माह इस मुकदमे में जिरा होती रही और आज इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानह साहिवाल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमे में मुलविस तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मकतूल ज़ीशान के भाई एहतशाम और खलील के बच्चों समेत मजमूई तौर पर 49 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। तमाम गवाहान ने अदालत के रूबरू मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। जिरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने तमाम 6 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। ये वो केस है जिसमें इंसाफ दिलाने का वादा कौम से खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था। पहले कौम से वादा किया, फिर इन अहल खाना से मिलकर वादा किया। आज सब बरी हो गए और फिर वही हुआ जो इस तरह के केसेस में होता है कि मकतूल के भाई जो कल तक इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे, आज इस फैसले के बाद बयान दे रहे थे कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, इसलिए फैसले को तस्लीम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जलील है, मैं सानह साहिवाल का मुद्दई हूँ। आज जो ATC में फ़ैसला आया है हम उसको तस्लीम करते हैं। हम अपने तमाम पाकिस्तानी अदारों के साथ खड़े हैं, तो क्योंकि हम अपने अदारों पे एतमाद करते हैं। अब जो भी फ़ैसला अदालत ने दिया है हम आपको दिल से तस्लीम करते हैं। तो इसमें ना कोई सियासत की जाए, ना इसको और कोई रंग दिया जाए, प्लीज़ मेहरबानी। गवाहान ने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार किया। उस बुनियाद पर केस का फैसला आ गया। मकतूल के अहले खाना ने फैसला कबूल भी कर लिया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमेशा यही होता है। मगर अवाम सवाल कर रहे हैं कि इसमें रियासत का किरदार कहाँ है, इंसाफ कहाँ है? क्या इस वाक़े को सब भूल जाएं या वज़ीर आज़म इमरान खान के इस वादे को भी भूल जाएं जो उन्होंने जिम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा देने का वादा किया था? जब यह वाक़या पेश आया था उसके 2 दिन बाद अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि साहिवाल वाक़े पर अवाम में पाया जाने वाला गम और गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कतर से वापसी पर न सिर्फ इस वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लूँगा और इसकी इस्लाह का आगाज़ करूँगा। अवाम का आज यही सवाल है कि वो वादा कहाँ गया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो किया, आज उस वादे के पूरे ना होने पर एक ट्वीट तक ना किया। गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिला, वो इंसाफ कहाँ है और वादे का क्या हुआ? इस वक्त जो वीडियो सामने आई हैं उससे दुनिया ने, उस वक्त जो वीडियो सामने आई थी, दुनिया ने देखा कि किस तरह सीटीडी की फायरिंग से गाड़ी के ड्राइवर ज़ीशान को 10 गोलियां, मकतूल खलील को 13 गोलियां, उनकी बीवी नबीला बीबी को 4 और उनकी बेटी 13 साला अरीबा को 6 गोलियां करीब से मारी गई। गाड़ी में मौजूद दूसरे 3 बच्चे जिंदा बच गए क्योंकि उनकी वालदा ने उन्हें गाड़ी की सीट के नीचे बिठा दिया था। एक और वीडियो में देखा गया कि फायरिंग के बाद पुलिस की गाड़ी आई, मुतासरा गाड़ी से सामान और बच्चों को साथ लेकर गए, बच्चों को करीबी जंगल में छोड़ दिया। किसी ने बच्चों को देखा तो पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया। जहां एक जख्मी बच्चे ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि पुलिस ने हमारे वालिदैन को मार दिया है। उसके बाद सीटीडी एहलकार वहां आए और बच्चों को पेट्रोल पंप से भी ले गए और ये सब कुछ दिन दिहाड़े हुआ। 19 जनवरी की तारीख थी, हफ्ते का दिन था, दोपहर 12 बजे का वक्त था। मकतूल खलील अपनी बीवी और बच्चों के साथ शादी में जा रहे थे, लेकिन सीटीडी का निशाना बन गए।
मकतूल खलील के भाई जलील ने इसी प्रोग्राम में बात करते हुए सब कुछ बताया था। बच्चों पर क्या बीती वो भी बताया था। बच्चों ने यही बात अपने बयान में भी कही थी और आज सब बदल गया। क्या कहा था मकतूल के भाई ने, जरा जी, वो कहते हैं कि जब वो आए हैं उन्होंने गाड़ी को हिट किया, गाड़ी फुटपाथ की तरफ जाके लग गई। ठीक है, तो आते ही उसने जिशान को फायर किया, जिशान मौके पर ही दम तोड़ गया। फिर बाद में फायरिंग रोक दी गई। तो वो एक आदमी कह रहा था बेटा कि चाचू, एक आदमी वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। इतने में ही पापा ने कहा कि यार अगर पुलिस वाले हो तो हमारे जो भी है हमारा ले लो, हमारी गाड़ी की तलाशी ले लो, पैसे ले लो, जो आपको चाहिए ले लो, खुदारा ये फायरिंग ना करो, हमें मारो ना। तो इतनी ही देर में उन्होंने फिर फायरिंग कर दी। बच्चे भी बीच में गाड़ी में थे। तो भाई ने वो बेटी बड़ी थी मनीबा, उसको ऐसे बढ़ाया था झोली के, फ़ौरन नीचे गिरा के उसके ऊपर वो खुद गिर गए। साथ पीछे भाभी बैठी थी और छोटी बेटी मनीबा थी और हुमैर था, उसके साथ ही रिबा थी। तो भाभी ने फ़ौरन वो बच्चों को, छोटों को नीचे गिरा लिया, उसको आपने अपना आप उनके ऊपर कर दिया कि बच्चे बच जाए। तो इन्होंने जालिमों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जब ये 4 लोग एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने गाड़ी से निकाला, बच्चों को अपने डाले में डाल के कहीं दूर ले गए। वो पंप से 4 किलोमीटर आगे पीछे कोई चीज़ नहीं थी, जंगल था, वहाँ बच्चों को फेंक दिया गया। हुमैर को फायर लगा हुआ था, वो बेटी की तस्वीरें भी आपने वीडियो भी शायद देखी होगी। तो फिर वो कोई राहगीर चलता हुआ, एक लेडीज़ और एक जेंट्स था, उन्होंने आगे पूछा बच्चों किसी की क्या बात है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, हो गया है। तो उन्होंने पंप पे जाके उन्होंने छोड़ दिया कि ये बच्चे ऐसे ऐसे, इसको हादसा हो गया है, इससे पूछे क्या है। उन्होंने ये बयान दिया कि वो ऐसे हमारे पापा मामा और वो जिशान अंकल को इन्होंने पुलिस वालों ने फायर करके शहीद कर दिया गया है और हमें भी फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। तो इतने में ही वो पंप वालों ने पानी शानी वो पिलाया और इतने में फिर भी ये लोग गाड़ी लेके आ गए, उठा के इन्होंने हॉस्पिटल में जाके फेंक दिया। और वो डेड बॉडियों जो इन्होंने उधर से उठाई थी, वो लोग बता रहे थे उधर कि ऐसे इन्होंने फेंक रहे थे जैसे वो अल्लाह ना करे औज़ुबिल्लाह कि इतनी बेहुरमती की गई है कि ये तो अल्लाह को जवाब देगी, हमें तो देना ही देना है, अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने किया क्या है। 7 घंटे बाद डेड बॉडियाँ हमें मिली हैं, 7 घंटे बाद, 7 घंटे वो भी ज़ोर चीख कर रोने पड़ने के बाद 7 घंटे बाद इन्होंने डेड बॉडियाँ दी हैं। ये ऑलरेडी टेम्परेरी ही करते आए हैं, ये पता नहीं डेड बॉडी के साथ। और जो छोटी वरीबा थी उसके काल की बालियाँ थी ऐसे, इसने इन दरिंदों ने खींची हैं, उसके कान जो वो ऐसे करके वो सारे वो नोच लिए थे कि वो भी देखने के काबिल नहीं थे। खौफ वो डर है, वो कहते हैं बार बार चाचू, मेरे बड़े भाई को बड़े पापा कहते हैं, बड़े पापा मामा, तो पापा और आप ही किधर हैं, उनको ला के दो। हम तो शादी पे जा रहे थे, तो हम तो रास्ते से वापस आ गए हैं। देखिए जो बयान बच्चे ने पहले दिन से दिया है, आज भी उसका बयान वही है। ये जो लोग अपने आप को बहुत तीर मार समझ रहे हैं, मैं पहले नहीं अब कह रहा हूँ कि बच्चा फूल जैसा होता है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। आप कहते हैं उसने तोड़ मरोड़ कर बयान दिया, भाई उनके पास कौन था, मैं था या मेरे और कोई, उसके पास उसकी छोटी और उससे छोटी नन्ही मुन्नी बहनें थी, जो वो छोटी से बड़ी कह रही थी भाई इनको कहीं को कहें कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दे। ठीक है, जब इन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला है, वो बच्चे पानी की भीख मांग रहे थे, इन काफरों ने उनको पानी तक नहीं दिया। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने वाक़या करबला याद करा दिया है कि इनके भी छोटे बच्चे होंगे, खुदारा ऐसा ना करें। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते, बड़े झूठ बोल सकते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते।
मकतूल के भाई जलील ने बार बार इंसाफ का मुतालबा किया। मकतूल ज़ीशान, जिसे इब्तिदा में दहशतगर्द करार दिया गया था, उनकी वालदा और भाई ने यह सवाल उठाया कि अगर ऐसा था कि वो दहशतगर्द था तो उसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा, उस पर दहशतगर्दी का लेबल क्यों लगा दिया गया। इस वाक़े के बाद वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह कार्रवाई 100% ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की गई। CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड और मुकम्मल मालूमात बमहज़ सबूत पर किया गया। दरअसल ज़ीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक ख़तरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। तो इस वाक़े में ऑलरेडी कोलैटरल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। डायरेक्टली मैं समझता हूँ CTD जो है वो खलील की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज के तौर पर हुआ। कोलैटरल डैमेज के तौर पर हुआ, ये सारी की सारी बातें की गई। ज़ीशान की फैमिली कहती रही कि भैया भाई सबूत दें अगर वो दहशतगर्द था। खलील की फैमिली इस हवाले से सवालात उठाती रही। जो कुछ बच्चे कहते रहे उन बच्चों के बयान पर सवाल उठा दिया गया कि बच्चे उस वक्त सदमे में होंगे, इसलिए सारी बातें कर रहे हैं। CTD की जानिब से दावा किया गया था कि उन्होंने दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया और गाड़ी में मौजूद ज़ीशान समेत नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से फायरिंग की गई, जबकि 4 अफराद की हलाकत भी उनके साथियों की फायरिंग का नतीजा करार दे दी गई। फिर वाक़े के बाद मुकाबले में शरीक एहलकारों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। ये मामला सेनेट में भी ज़ेर गौर रहा। सानह साहिवाल पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने इब्तिदाई रिपोर्ट वाक़े के 13 दिन बाद 31 जनवरी को पेश की और बताया कि तहकीकात के बाद साबित हो गया है कि खलील बेगुनाह था। रिपोर्ट में सिर्फ ज़ीशान का मामला रह गया है और इस वाक़े पर CTD ने बार बार अपना बयान तब्दील किया है। खुद रहमान मलिक ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि CTD ने वाक़े से मुतालिक 6 बार अपना बयान तब्दील किया है। उस वक्त के पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने यकीन दहानी कराई थी कि इस केस का हाल मॉडल टाउन जैसा नहीं होगा। उनकी मुलाकात करवा के चीजें जो हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी तसल्ली के मुताबिक हों। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट कमिटेड है। ये मॉडल टाउन की तरह यहां किसी सूरत बहुत बड़े ओहदों को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा FIR कटवाने के लिए। ये उस तरह की गवर्नमेंट नहीं है। 72 घंटों में तो पंजाब की तारीख में 72 घंटे वाली बात बिल्कुल ओहदों से रिमूव नहीं किया गया। देखिए जुनैद, एक बात इसमें देखिए कि जो ये वाकया हुआ, इसको मैं बार बार इसकी ममासलत इसलिए कर रहा हूं कि इसी तरह का एक जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जिसमें पीछे से पॉलिटिकल इंटेंट भी शामिल थी, मॉडल टाउन में हुआ। जब उसकी इंक्वायरी हुई या जुडिशियल कमीशन हुआ, जब जो भी प्रोसेस उसका पूरा देखें तो आप देखें कि उसमें भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने सहते जुर्म से मुकम्मल इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ भी नहीं किया। अब इसमें भी मुझे अभी तक तो क्योंकि इंक्वायरी हो रही मेरे सामने कुछ नहीं, मैंने जो मीडिया पर टिकट देखे हैं उसमें इसमें भी लोगों ने जाके यही बयान दिया कि जी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हर मुजरिम जो जुर्म करता है वो कभी मानता नहीं है। 99% वो जाके यही कहता है जी मैंने तो नहीं किया। तो ये भी हो रहा है ऐसे ही, ये भी अपना वही बयान दे रहे हैं। लेकिन आप JIT की रिपोर्ट आने दें। मैं आप बिल्कुल अजम्पशंस पे ये ना सोचिए। अगर कोई ऐसे प्रोटेक्ट कर भी रहा हुआ, हम विक्टिम फैमिली के साथ खड़े हैं। विक्टिम फैमिली के साथ खड़े हैं। मॉडल टाउन जैसा नतीजा नहीं आएगा। मुजरिम तो कहता यह है कि उसने जुर्म नहीं किया और फिर आज ये सब हुआ। इस हवाले से उस्मान बुज़दार ने कहा था, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है जुडिशल कमीशन बनाने की। साथ में उन्होंने जो पैसे हैं वो देने की भी बात की थी। अब इस पर वैसे ही माजी में तहरीक इंसाफ तनकीद करती थी कि एक तो लोग मर जाएं, मार दिए जाएं, फिर हुकूमत जाके चेक तकसीम करती नज़र आती है। यही काम उस्मान बुज़दार साहब करने का कह रहे हैं। मीटिंग उसमें दोबारा रिव्यू करेंगे। और सर जो 5 लोग हैं वो तो चलान हो चुके हैं ऑलरेडी, और 2 जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है, सस्पेंड भी है। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं पूरी चेन हमने सस्पेंड की है, कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, अभी एडिशनल होम सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर पार्लियामेंट, उन्होंने भी बात की है जनाब के हम इस तरह करेंगे। ज़ीशान के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये बताएं कि अब वो जुडिशियल कमीशन की बात की जा रही है, उस पर आपको क्या मसला ये है, जब हमारा काम चल रहा है ठीक चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है। ठीक, तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट कब तक आएगी सर? आखिरी सवाल ये, रिपोर्ट कब तक आएगी? इसको मैंडेट तो 30 डेज़ का, लेकिन वो हम देखेंगे ना, तो रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में हम मीटिंग करेंगे दोबारा इसकी। 2 करोड़ का आपने अनाउंसमेंट जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको देंगे आप? डेफिनेटली देंगे कि हमने कोई मजाक तो नहीं किया है। सही।
जब इस वाक़े को भी 2.5 माह गुजर गए जो वादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कतर में बैठकर किया, उसको भी 2.5 माह गुजर गए, तो अप्रैल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ानदान से मुलाकात की, इमदादी फ़ंड भी दिए और मुलाकात के बाद मोहम्मद जलील ने बताया कि जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मान ली है और इंसाफ का वादा किया है। हुकूमत ने वादा किया था कि इस केस की कार्रवाई में कोई मुदाखलत, कोई दबाव नहीं होगा, मगर ऐसा ही हुआ। जो मनाजिर वीडियो में देखे गए कि किस तरह एक निहत्ते ख़ानदान पर सीटीडी के एहलकारों ने फायरिंग की बौछार की, गाड़ी में बच्चे भी मौजूद थे, एक बच्ची भी माँ बाप के साथ मारी गई, उसके साथ मौजूद दूसरे छोटे बहन भाई जिंदा बच गए, लेकिन उस वाक़े में वो ज़ख्मी हुए। वाक़े के फ़ौरन बाद बच्चे का बयान आया जो घबराया हुआ था, ज़ख्मी था और आंखों देखा हाल बता रहा था, जिससे यह साबित हो रहा था कि उसका ख़ानदान जुल्म का शिकार हुआ। वीडियो फुटेज साबित कर रही थी कि उसका ख़ानदान जुल्म का शिकार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले माना कि यह जुल्म है, इस पर इंसाफ मिलेगा। वो बच्चे जब कल को बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे कि रियासत मदीना में क्या ऐसा होता है? क्या मदीना की रियासत ऐसी होती है जहां ऐसा इंसाफ होता है, जहां कमज़ोर के साथ ये सब कुछ होता है, जहां उनसे उनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को छीन लिया जाता है, उनकी बहन दम तोड़ जाती है, सारी हकीकत दुनिया के सामने होती है, लेकिन मदीना की रियासत में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मदीना की रियासत में उनको मारने वालों को सज़ा नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक और केस सलाहुद्दीन का था, एक पागल शख्स पुलिस की हिरासत में बेवर्दी था और फिर बेदर्दी से उसे तशद्दुद के नतीजे में मार दिया गया। एटीएम तोड़ते हुए उसे सीसीटीवी कैमरे ने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से उसे मारा गया। पुलिस की हिरासत में वो इंतकाल कर गया 31 अगस्त को। जहनी तौर पर वो ठीक नहीं था। उसके वालिद ने भी कहा कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए और फिर कुछ दिन बाद उसके वालिद की भी वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया है क्योंकि सुलह करा दी गई है हाफिज़ सईद साहब की तरफ से मेरे बच्चे के कत्ल के हवाले से। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ बेशक सज़ा दवानी चाहो तो असी सज़ा लैन नूं तैयार हाँ। जे अगर दीयत लैनी चाहो तो असी दीयत देन नूं तैयार हाँ। जे अगर तुसी अल्लाह दी रज़ा वास्ते माफ़ करो तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। हाफिज़ साहब ने तिन्ने ही ऑप्शन मेरे अगे रखे सन तो मैं अल्लाह दी रज़ा वास्ते उन्होंने माफ़ कर दिता। ये सारा का सारा मामला हुआ कि जो लोग थे, जो मुल्ज़िमान थे, वो हाफिज़ सईद साहब के पास गए और फिर इन्होंने माफ़ कर दिया। ये एक और गरीब ख़ानदान के साथ हुआ। एक वज़ीर आज़म सबाती हैं, उस वक्त उनके गार्ड्स की तरफ से हमले की खबर सामने आई कि उन्होंने एक गरीब ख़ानदान के साथ ज़्यादती की है। आईजी को बदला गया कि आईजी ने वज़ीर साहब की क्यों नहीं सुनी। साथ ही गरीब ख़ानदान के हवाले से चीफ जस्टिस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सामने आए, मगर फिर आज़म सबाती साहब को ओहदे पर बहाल कर दिया गया। किस मदीना की रियासत में ये सब हो सकता है जो अब हो रहा है? वज़ीर आज़म को अपने वादे याद नहीं हैं, गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत अब तक संभल नहीं सकी है, मगर बीमारी का पता चल गया है और इलाज शुरू कर दिया गया है। मगर आज फिर दावा किया गया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 6000 तक गिर गए हैं और साथ ही हुकूमत का दावा है कि नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है। आइंदा 2 दिनों में नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। गुज़िश्ता रात मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ से मुलाकात भी कराई गई, जिसके बाद मरियम नवाज को सुबह 5 बजे दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब एक बार फिर से मरियम नवाज को अस्पताल लाने पर गौर हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से राब्ता हुआ है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज को वालिद के साथ अस्पताल में रखने की हिदायत की है और कहा है कि मरियम नवाज को अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने आज मीडिया से बात की और कहा कि सुबह से नवाज शरीफ का इलाज शुरू कर दिया गया है और ये इलाज साबिक वज़ीर आज़म की मर्जी से हो रहा है। कल परसों तक नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो जाएगी। सुबह से नवाज शरीफ साहब की ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। उनको सारी चीज़ बाकायदा ताहिर शमसी ने एक्सप्लेन की, उनको बताया और उनका कंसेंट लिया और उनसे पूछा कि जी हमने आपका
इस तरह ट्रीटमेंट करना है और उन्होंने इस ट्रीटमेंट पे एग्री किया, जिसमें सबसे पहले उनको स्टीरॉइड्स दिए गए। जब ये डोज मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद प्लेटलेट्स भी दिए जाएंगे। मकसद ये इम्यूनोग्लोबुलिन देने का मकसद ये है कि वो जो एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में अपने प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए, ताकि जब हम मज़ीद प्लेटलेट्स दें तो फिर उनकी वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उनको डिस्ट्रॉय ना करें। वरना हम प्लेटलेट्स दे रहे हैं और क्योंकि एंटीबॉडीज़ वहाँ मौजूद हैं वो मुसलसल उनकी वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करी जा रही थी। जो असल नताइज सामने आने शुरू होंगे वो इंशाल्लाह कल और परसों में हम देखना शुरू हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट। साथ ही आज वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ट्वीट सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, नवाज शरीफ की सेहत के लिए दिल से दुआ गो हूँ। मैंने तमाम मुतालिका इदारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की हर मुमकिन फराहमी की हिदायत कर दी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को नवाज शरीफ की सेहत पर बयानात देने से रोक दिया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी, उनकी बीमारी का पाकिस्तान में इलाज मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ से मुताल्लिक अदालत जो फैसला करेगी उसे तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ की तबीयत आज भी संभल नहीं सकी है। आज अस्पताल में क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो मेन सूरत हाल है, जो नवाज शरीफ की जो कंडीशन है वो बदस्तूर तशवीशनाक है। अगर किसी भी मरीज़ का प्लेटलेट्स काउंट जो है बेशक 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 भी हो तो तशवीशनाक है। लेकिन जो इस वक्त बोर्ड के सरबराह हैं प्रोफेसर महमूद एयाज़, मेरी उनसे अभी 10 मिनट पहले बात हुई आने से, तो कल रात उनके 13,000 प्लेटलेट्स काउंट था, लेकिन इस वक्त उनका फिर प्लेटलेट्स जो गिरे हैं 6,000 पे चले गए हैं। मेरी अभी अभी एक और आपको अभी एक न्यूज़ आई है कि जो पहले मेडिकल बोर्ड था महमूद एयाज़ की सरबराही में 6 रुकनी था, उसको 10 रुकनी कर दिया गया है। और अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें जो शरीफ सिटी मेडिकल कम्प्लेक्स जो नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान को भी शामिल कर लिया गया है और हदायत की गई है कि ये बोर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर बैठेगा और उसके इलाज के लिए जो जी तरीक़ाकार है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। इस वक्त जो है उसके जो इलाज जारी है नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ को जो भी यास्मीन राशिद साहब ने बताया उनको वो इंजेक्शन दिया गया है। मेरी अभी महमूद एयाज़ साहब जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी प्लेटलेट्स काउंट हमने नहीं लगाने, अभी जो हमने उनको इंजेक्ट किया है ये जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुई उसको ख़त्म करने के लिए, उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम कल तक इंतज़ार करेंगे, उसके देखेंगे कि और कम हुआ या जो वाइटल साइंस है नवाज शरीफ के, यानी जो फिज़िकल कंडीशन है, अगर वो सही रही तो ज़रूरत नहीं, अगर ज़रा हमने महसूस की कि सही नहीं तो फिर हम सुबह उनको प्लेटलेट्स काउंट लगाएंगे। लेकिन वो बार बार ये होप दे रहे थे कि हमें उम्मीद है कि जो हमने इलाज शुरू किया है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ में बेहतरी होगी। और जो कराची से डॉक्टर लाए गए हैं डॉक्टर ताहिर शमसी, उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब को जब ब्रीफिंग दी उन्होंने भी वहाँ ये होप दिलाई कि जो हमने इलाज शुरू किया है हमें इब्तदाई तौर पर जो तशख़ीस हुई है कि एंटीबायोटिक्स पैदा होने से ये प्लेटलेट्स टूटे हैं और जो स्प्लीन है जिसमें तिल्ली है, वो जो तिल्ली है वो जो बन रहे हैं प्लेटलेट उसको तोड़ रही है, जो उसका काम है उससे ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया, उसकी वजह से नहीं कर रही। इस वक्त इलाज जारी है, लेकिन जो उनकी ख़ानदान है और जो लोग हैं उनमें तशवीश है कि इस वक्त जो प्लेटलेट्स काउंट है वो फिर 6,000 हो गए हैं। लेकिन जो डॉक्टर महमूद एयाज़ वो उनको जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको बदस्तूर पूरे मॉनिटर कर रहे हैं, वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और अब उन्होंने कहा है कि जो 10 रुकनी बोर्ड बना है इसमें और डॉक्टर शामिल किए गए हैं और मज़ीद भी जो भी डॉक्टर की ज़रूरत होगी, जहाँ से भी ज़रूरत होगी, हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है और उसके लिए प्लेन भी दे दिया है। हम जहाँ से ज़रूरत होगी हम उसको लेकर आए हैं। और इस वक्त जो दूसरी आपको बात बताते चलें कि मरीम नवाज़ को दोबारा लाने की तैयारी की जा रही है। हमें पता चला कि आज उनकी फिर तबीयत ख़राब हुई थी जेल में और चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को हदायत जारी कर दी गई हैं और उनको कहा गया कि जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरे करके लाया जाए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है अब उनको उस वक्त तक हॉस्पिटल रखा जाएगा जब तक नवाज शरीफ हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब बता रहे थे कि अब वज़ीर आज़म की ये भी हिदायत है कि मरीम नवाज़ साथ रहेंगी नवाज़ शरीफ के और इलाज के हवाले से भी हिदायत की गई हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जहाँ ये तमाम वाक़यात हो रहे हैं। गरीब के इंसाफ के हवाले से साहिवाल का वाक़या सामने आया, शरीफ ख़ानदान के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं और दूसरे सियासी रहनुमाओं के हवाले से, वहाँ परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। हुकूमत ने अपनी ही प्रोसिक्यूशन टीम अचानक तहलील कर दी और प्रोसिक्यूशन टीम को बताया भी नहीं जबकि केस हतमी मराइल में जा रहा था। क्या हुआ, बात करेंगे प्रोसिक्यूशन टीम से एक ब्रेक के बाद।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से बात की है। इस हवाले से इतलात आ रही हैं, खबरें मीडिया पर आई। हमारे साथ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से, मरियम नवाज़ की नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूदगी के हवाले से क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात हुई है और क्या वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है? एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में कंसर्न हैं और वो मुसलसल पंजाब हुकूमत से राब्ते में हैं कि उनका जो इलाज है, उनको जो हस्पताल में फैसिलिटीज़ हैं वो पूरे तरीके से दी जाएं और उन हजाजात की रोशनी में हस्पताल की जितनी भी इंतज़ामिया है, उनके प्रिंसिपल हैं, उनके MS हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, हमारे सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं मोमन आगा साहब, वो पर्सनली सारे मामलात को ओवरसी कर रहे हैं। फिर जो मेडिकल बोर्ड है उनकी हदायत पर अमल हो रहा है, उनके जो पर्सनल मुआलिज हैं उनकी हदायत जो है उन पे अमल हो रहा है। और ताहिर शमसी साहब जो पाकिस्तान के वेल नोन डॉक्टर हैं, उनको कराची से यहाँ लाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी एक तो ये हदायत है कि बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी जो है अस्पताल में फराहम की। और आज जो फर्दर उनसे डिस्कशन हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मरियम की मुलाकात जो है उनको यकीनी बनाया जाए और उसके साथ साथ कानून के दायरे में रहते हुए भी जितना मुमकिन है, जितना पॉसिबल है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का उनको जो है टाइम जो है उसका बंदोबस्त किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो उन हजादात की रोशनी में हमारी पूरी कोशिश होगी कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस मुश्किल वक्त में अपने वालिद के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की अब हिदायत हैं कि मरियम नवाज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ ही हस्पताल में रहें, अपने वालिद साहब के साथ वक्त गुजारें। दूसरी तरफ आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि वज़ारत दाखिला ने, हुकूमत पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ट्रायल में जो उनकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम है, 22 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही है, अपने दलाइल जमा करा चुकी थी, वर्बल दलाइल होने थे, आज उन्हें बताए बगैर, खुद प्रोसिक्यूशन टीम को बताए बगैर उन्हें तहलील कर दिया गया है। और आज खुद जब टीम को पता चला तो वो हैरान होती नजर आई। अदालत ने जवाब मांगा है कि ये कैसे किया गया है। 19 नवंबर तक हुकूमत इस हवाले से जवाब जमा कराए कि ये क्या हुआ है कि जब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस हतमी मरहले में जाता नजर आ रहा था, ट्रीजन का केस है, रियासत खुद मुद्दई है, तो फिर अचानक प्रोसिक्यूशन की टीम को तहलील क्यों कर दिया गया जो 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी। 22 रुकनी टीम थी। प्रोसिक्यूशन टीम जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ दलाइल दे रही है उसे खुद हुकूमत ने फारिग कर दिया। वज़ारत दाखिला की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। वज़ारत दाखिला एजाज शाह साहब के पास है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में साबिक IB के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी रहे हैं, मौजूदा हुकूमत में वज़ीर दाखिला बने हैं। उनसे परवेज़ मुशर्रफ के केस से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म का प्लेट फुल है, वो मुशर्रफ के केस में पढ़ने के लिए हुकूमत को कोई मशवरा नहीं देंगे। और अब अचानक परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो तहलील हो गई है, जिसका नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला ने जारी किया, जिसके वज़ीर एजाज शाह हैं। ये सब कुछ इत्तफाक है तो इसकी वजह क्या है? अगर इत्तफाक नहीं है तो पसे पर्दा मामला क्या है? जब हमने वज़ीर दाखिला एजाज शाह को दावत दी कि वो इस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने जवाब दिया कि आप प्रोसिक्यूशन टीम को फारिग करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से पूछें। हमने उन दोनों से रब्ता किया तो कोई जवाब नहीं आया। अब अटॉर्नी जनरल अहमद मंसूर खान हैं, वो खुद माजी में परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं और उन्होंने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के क़याम को परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से चैलेंज किया था। दूसरा नाम जो वज़ीर दाखिला ने हमारे सामने रखा वो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब का था और उसमें दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम खुद इस केस में परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं, उनका दिफा करते रहे हैं। लेकिन जब नई हुकूमत आई तो वो वज़ीर कानून बन गए और फिर जब उनसे इस केस से मुताल्लिक सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उनका यही कहना था कि नो कमेंट्स। पहले मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर दूं। इस पे मैं कह चुका हूं कि इससे मुताल्लिक मुझसे कोई सवाल ना किया जाए। वो बार बार एक ही चीज़ आप सवाल करेंगे, मेरा जवाब वही होगा, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। यानी हुकूमत की तरफ से इस केस का ट्रायल करने वाले जितने भी मौजूद लोग हैं वो माजी में परवेज़ मुशर्रफ के वकील या करीबी साथी रहे हैं, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा से परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल को आगे बढ़ाने की बात करते रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद करते रहे कि वो क्यों परवेज़ मुशर्रफ का केस आगे नहीं बढ़ा रहे। इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि बढ़ाया तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा।
जनरल मुशर्रफ ने BBC को कहा कि मैंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है नवंबर 3 को। तो जब वो खुद ही कह रहा है कि मैंने आइन तोड़ा है तो इनको गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए उनको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये NRO की वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि NRO जब तफसील सामने आएगी पब्लिक की तो पता चलेगा कि जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं जो माफ़ किए गए हैं, जो कत्ल के केसेस माफ़ किए गए हैं, वो सारा पेंडोरास बॉक्स पब्लिक में खुल जाएगा अगर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। लेकिन जब इमरान खान खुद हुकूमत में आए तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का केस अदालत में चल रहा था। जब सहाफ़ियों ने उनसे इस केस से मुताल्लिक पूछा तो वज़ीर आज़म का यही कहना था कि उन्हें इस हवाले से ज़्यादा इल्म नहीं है। मुशर्रफ के साथ प्रायोरिटी नहीं, अभी कह रहे ना। मुझे तो इसके ऊपर पूरी तरह मैंने इसके ऊपर मुझे नहीं मिली। किसी को भी जो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कानून तोड़ता है, उसको अकाउंटेबल होना आप करेंगे सर उनको? अगर पहले मैं केस भी स्टडी कर लूँ, होना चाहिए। इस बात को 10 महीने हो गए। केस स्टडी करना था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मगर जब केस मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था तो प्रोसिक्यूशन टीम को ही तहलील कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या वज़ीर आज़म ने अपना जहन बदल दिया या वज़ीर दाखिला ने उन्हें इस मामले पर जहन बदलने का मशवरा दे दिया, या फिर कोई पेंडोरास बॉक्स खुलने का खतरा पैदा हो गया, या फिर वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल तीनों ने मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान का जहन बदल दिया। बहरहाल कुछ केसेस में हुकूमत मुद्दई नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक है, और एक केस में हुकूमत रियासत की तरफ से मुद्दई है लेकिन मुतहर्रिक नहीं है। ना सिर्फ मुतहर्रिक नहीं है बल्कि केस आगे बढ़ रहा था तो प्रोसिक्यूशन टीम ही अचानक तहलील कर दी। मकसद क्या है, इस हवाले से बात करेंगे संगीन गद्दारी केस में प्रोसिक्यूशन टीम के अब साबिक रुकन हैदर इम्तियाज़ से। हैदर इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया। सब 22 रुकनी आपकी प्रोसिक्यूशन टीम थी, 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी, तहलील कर दिया गया, आप लोगों को बताया गया था, मालूम था या मालूम ही नहीं था ये सारा का सारा मामला? जी शाहज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आज इस तरह हुआ कि हम जब कोर्ट गए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, और जब वहाँ पे पेश हुए कोर्ट के सामने तो फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। सब तो आज हुकूमत में हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया कि उनकी तरफ से आया है, तो उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री से और अटॉर्नी जनरल से पूछा, हमने उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। तो आप लोगों को कम से कम बाद में बताया कि हुआ क्या ये? नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई प्रायर कम्युनिकेशन नहीं हुई। ये नोटिफिकेशन जो है ये 23 अक्टूबर 2019 की है, लेकिन बावजूद इसके कि ये नोटिफिकेशन कल आ चुकी थी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इसके बारे में, और ना ही उसके बाद कोई हमसे रब्ता किया गया। इसमें हुआ इस तरह कि जब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई तो ये केस आज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगा हुआ था, और जो इस स्पेशल कोर्ट की जो प्रीवियस हेयरिंग थी इस केस में, उसमें डायरेक्शन ये दी गई थी बोथ साइड्स को कि आप अपने रिटन आर्ग्यूमेंट जमा करा दें और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे अपने ओरल आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दें। तो हमने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, और अब आज हम ओरल आर्ग्यूमेंट सबमिट करने के लिए जब पेश हुए तो हमें कोर्ट की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। मतलब ये बताइएगा कि इतने 6 सालों में कभी कभार केस तेज़ी से आगे बढ़ता था, कभी बहुत ही स्लो हो जाता था, ये सारा मामला था क्या? आप लोग प्रिपेयर्ड थे? आप लोगों को केस पर कॉन्फिडेंस था, या कभी कभार प्रोसेस इतना स्लो क्यों हो जाता था? शाहज़ेब, इसमें ये पब्लिक प्रोसीडिंग्स थी, कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक है, कोई भी आके देख सकता है ऑर्डर शीट। एक सिंगल एडजमेंट भी जो है वो प्रोसिक्यूशन ने आज तक नहीं मांगी। इसमें जो डिलेज़ आए वो तमाम के तमाम डिफेंस की तरफ से आए। प्रोसिक्यूशन वाज ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड। प्रोसिक्यूशन ने आज तक कभी किसी भी रीज़न की वजह से इसमें एडजमेंट सीख नहीं की, बल्कि हमने हमेशा प्रेस किया कोर्ट को कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए, और इसके अंदर स्पेशल कोर्ट एक्ट के जो स्पेशल लॉ में प्रोविज़न भी है कि एडजमेंट्स ग्रांट नहीं होंगी, बावजूद इसके एडजमेंट्स भी ग्रांट होती रही। मतलब मगर आपको लगता है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट के बिल्कुल पहले अगर आपको हटाया गया तो केसेस से मुतासिर होगा? मजबूत था आपका केस और वो मुतासिर हो सकता है? लेकिन ये तो अदालत ने फैसला करना है, क्योंकि मामला सब जुडिस है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एज अ प्रोसिक्यूटर वी आर कन्विंस्ड कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और हमारे रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो सबमिट हुए हैं, जो कि अदालत ने ऑन द रिकॉर्ड ले लिए हैं, भले बेशक के हमें
आज ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने दिए गए, लेकिन रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो हमने सबमिट किए हैं उसमें हमने मैक्सिमम पनिशमेंट सीख की है। सब फिर ये बताइएगा कि क्या आपकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम हैरान हुई या मायूस हुई कि जी इतने लंबे अरसे से हम एसोसिएटेड थे, अब तो बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था, हुकूमत ने हमें बताया भी नहीं और ये आज क्या कर दिया अचानक? शाह साहब हैरत तो हुई हमें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को फेडरल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था और फेडरल गवर्नमेंट ने अगर सही कोई नोटिफिकेशन इशू करनी थी तो वो हमें भी इन्फॉर्म कर देते, स्पेशली अगर 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुई, अदालत के ज़रिए पता चला तो हैरत तो हुई। लेकिन मायूसी नहीं हुई, क्योंकि जैसे आज जो ऑर्डर पास किया है अदालत ने उसमें लिखा हुआ है दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि सबमिट कर दिए हुए हैं, तो ये केस प्रोसिक्यूशन की हद तक हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने डिस्चार्ज कर दी हुई है। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मोहम्मद इम्तियाज़ हैदर इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। ये वो दावा था वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन से पहले का ही नहीं था, इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मुझे केस स्टडी करना है और ये ट्रायल होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जब आगे बढ़ रहा था तो ख़ुद प्रोसिक्यूशन टीम बता रही है कि उन्हें ही बताए बगैर प्रोसिक्यूशन टीम को तहलील कर दिया गया और अब अदालत ने भी हुकूमत से जवाब मांगा है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। हमने प्रोग्राम में इंटीरियर मिनिस्टर से भी रब्ता किया, वो नहीं आया, उन्होंने कहा वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल से पूछ लें, उन दोनों ने जवाब नहीं दिया। तीनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करीब रहे हैं, या तो वकालत के हवाले से या फिर उनकी दोस्ती के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है पाकिस्तान के लिए मस्बत खबर, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी मईशत के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में कारोबार के मौक़े बेहतर हो रहे हैं, बिजनेस के लिए आसानियां बढ़ रही हैं। आज वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान 28 दर्जे ऊपर आ गया है। ये रेटिंग बताती है कि इस मुल्क में कारोबार करना कितना आसान है। किसी भी मुल्क के हवाले से जो रेटिंग होती है वो उस मुल्क में कारोबार की आसानी या कारोबार की मुश्किलात के हवाले से उसका तयन करती है। हुकूमती इक़दामात की वजह से कारोबार में कितना कारोबार करना आसान हो गया है ये बताती है, या फिर मुश्किल हो गया ये भी बताती है। ये रेटिंग उस मुल्क में मुख्तलिफ इस्लाहाती इक़दामात का जायज़ा लेती है, इसलिए ये रेटिंग बहुत अहम होती है। पाकिस्तान ने कारोबार में आसानियों के मुतालिक दर्जाबंदी में 28 दर्जे बेहतरी हासिल कर ली है। आलमी बैंक की डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार में आसानियों से मुतालिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी 136 से बेहतर होकर 108 हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान बेहतर कारोबारी माहौल के हवाले से इस्लाहात करने में दुनिया के सर फहरिस्त 10 ममालिक में शामिल है और पाकिस्तान ने एक साल के दौरान की जाने वाली इस्लाहात में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। ये बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि हमारे मंशूर का एक और वादा पूरा हो गया, इस बार कारोबार में आसानी की सूरत में वादा पूरा हुआ है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक की रैंकिंग में तारीखी बेहतरी आई है। गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान पाकिस्तान 50 दर्जे नीचे गया था वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक, और अब उन्होंने कहा कि अब 28 दर्जों की बेहतरी के साथ हम 136 से 108 पर आ चुके हैं। 2020 से पहले पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन ममालिक में से एक होगा। इस रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम खुश है। इसे हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और ये अच्छी बात भी है कि हुकूमत ने जो रिफॉर्म्स थे उनको कंटिन्यू किया और पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई। मगर क्या ये वाकई मौजूदा ही हुकूमत की बड़ी कामयाबी है? जो रिपोर्ट अक्टूबर में आती है उसकी तैयारी अप्रैल में शुरू हो जाती है और ऐसा नहीं है कि इस्लाहात का काम एक ही साल में हो जाए। गुज़िश्ता साल जो फहरिस्त सामने आई थी इसी इंडेक्स की, अगर उसको जाके आप इंटरनेट पर देख लें तो उसमें पाकिस्तान डूइंग बिजनेस रेटिंग में 11 दर्जे पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई थी। पाकिस्तान 147 से 136वें नंबर पर आ गया था। इस रिपोर्ट का जायज़ा लें तो उसमें भी वही नुक्ते शामिल थे जो मौजूदा रिपोर्ट में शामिल हैं, यानी एक इस्लाहाती अमल है वो जारी है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसे कामयाबी से आगे बढ़ाया है, जिस पर तहरीक इंसाफ की तारीफ बनती है। उस रिपोर्ट में भी 3 अहम नुक्तों में पेशरफ्त का जिक्र किया गया था, जिसमें ऑनलाइन वन स्टॉप रजिस्ट्रेशन सिस्टम, खासतौर पर ACCP और FBR में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज का मैकेनिज्म का क़याम भी शामिल है। और उसमें जो ऑनलाइन सिस्टम है ACCP ने वो फरवरी 2018 में मुतारिफ कराया था, जो कि नून लीग की हुकूमत के वक्त आ गया था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले, मगर तहरीक इंसाफ ने उसको कंटिन्यू किया। अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म जब जितनी बुरी खबरें होती हैं उसका क्रेडिट पिछली हुकूमत को दे देते हैं, तो जो अच्छी खबरें हैं उसका क्रेडिट सारा खुद लेने की बजाय बेहतर है कि उस पूरे प्रोसेस का जिक्र किया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई है। जो गुज़िश्ता साल 11 दर्जे हुई थी, इस साल मजीद हुई है। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।